और ये हमारे बाराबंकी की जो ज़मीन है कौमी एकता के लिए पहचानी जाती है, मोहब्बत के लिए पहचानी जाती है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो आपसी भाईचारा है वो कायम रहता है। कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं किया। उनका जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आप उठा के देख लीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हम फिर हटा देंगे, राम मंदिर फिर हम उसको साहिबाना वाला केस के फिर उसको हम स्पेशल रजिस्ट्री बैठा के फिर हम उसको करेंगे। कि किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। करीब आओ बताएं हम मोहब्बत किसको कहते हैं। और ये ऊंचे ऊंचे महलों के मकी कैसे बताएंगे, किसी मुफलिस से तुम पूछो ज़रूरत किसको कहते हैं। आज उनको नहीं मालूम है कि देश पे कर्जा कितना हो गया है। 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 205 करोड़ हो गया है। किसी को मालूम है कितना कर्जा है और बाजार की हालत क्या है। सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास। सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हिंदुस्तान के पास। तो ये कहाँ, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। राम मंदिर को लेकर मैनिफेस्टो में कांग्रेस के जिक्र है कि वो बदल देंगे उसको। हाँ, ये है, उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि मेरी अगर सरकार आ गई तो मैं राम मंदिर को साहबानो केस वाला जो हुआ था मामला, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बदल दूंगा। देश का सिपाही सैनिक सबसे बड़ा उदार रखता है, ठीक है। आज उसके ऊपर सरबर अटकी हुई है। आप एक बात ये बताइए, उनकी पेंशन आप कम कर दोगे, उनकी नौकरी कम कर दोगे, उनको आप अपने यहाँ चलाओगे, आप अपनी पेंशन चोरी कम करते हो। साथियों, ये जो हमारी कौमी एकता है ये कायम रहना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन देखिए इखलाक जो है वो एक दुकान है और ज़बान उसका ताला है। और ताला खुलते ही पता चल जाता है कि ज़बान ये दुकान सोने की है या कोयले की है। और आप समझ लीजिए कि कौन लोग कोयले वाली ज़बान बोल रहे हैं और कौन लोग सोने वाली दुकान बोल रहे हैं। कि जो प्यासे हो तो रखो अपना बादल अपने साथ, ये दुनिया है यहाँ कोई खैरात में कुआं भी नहीं देगा। लोकसभा चुनाव की 3 चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चौथे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे ये चुनाव, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चौथे चरण में बुंदेलखंड, उसके बाद अवध होता हुआ 5वें चरण में पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। हम इस समय राजधानी लखनऊ के सटे हुए जिले बाराबंकी में हैं, जिसको पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब सीधे लोगों से जुड़ेंगे बाराबंकी के और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 की इस लोकसभा चुनाव के बाद उनको किस तरीके की सरकार चाहिए, बाराबंकी के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं और वो किस ऐसे नेता को चाहते हैं जो उनके मुद्दों को सुलझा सके और उनके कसौटी पर खरा उतरे। तो सीधे जुड़ते हैं बाराबंकी की जनता से और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोदी की गारंटी या राहुल गांधी के न्याय की गारंटी आखिर बाराबंकी के मन में क्या है। सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। 2 गारंटियाँ चल रही हैं सर। एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल जी की भी न्याय की गारंटी है। क्या लगता है देश को इस समय किस गारंटी की जरूरत है और खास तौर से बाराबंकी की? मोदी की गारंटी की आवश्यकता है। मोदी जी की गारंटी, 10 साल से मोदी जी हैं, अभी भी गारंटी देने की अगर जरूरत पड़ रही है। जो उन्होंने कार्य किया है 10 सालों में, कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं किया। उनका जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आप उठा के देख लीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हम फिर हटा देंगे, राम मंदिर फिर हम उसको साहिबाना वाला केस के फिर उसको हम स्पेशल रजिस्ट्री बैठा के फिर हम उसको करेंगे। तो ये कहाँ, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। राम मंदिर को लेकर मैनिफेस्टो में कांग्रेस के जिक्र है कि वो बदल देंगे उसको। हाँ, ये है, उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि मेरी अगर सरकार आ गई तो मैं राम मंदिर को साहिबानो केस वाला जो हुआ था मामला, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बदल दूंगा इसको। अच्छा, चलिए ये तो राम मंदिर की बात हो गई। चूंकि हम बाराबंकी में खड़े हैं, बाराबंकी की कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे बाराबंकी कृषि प्रधान है। यहाँ पे चूंकि राजधानी लखनऊ से सटा हुआ क्षेत्र है, फिर भी जो है अभी तक यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि एक अच्छा जो है शिक्षण संस्थान सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। तो क्या इन जमीनी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे और केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार है, तो इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए? नहीं, बिल्कुल उठाए गए। काहे नहीं, शिक्षा में तो काफ़ी, मतलब अपने ज़िले में काफ़ी काम हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि काम ही नहीं हुआ है। ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है। जो योगी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया, कोई कर ही नहीं सकता है। तो हम तो ये बात कौन कह रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। शिक्षा तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितने स्कूल खुल गए भाई साहब। कोई कि यहाँ दिक्कत तो नहीं, कृषि प्रधान है अपना जिला है और कहते हैं कृषि में भी अव्वल है हर चीज़ में। पेपरमिंट में देखिए खरबूजा तरबूज सब तो मतलब हो ही रहा, किसान बराबर। कल भी बोला था किसान ने
कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों देवा में उसने बताया था अंजना कश्यप जी को कि हमें उसमें कोविड में भी नहीं दिक्कत हुई थी, जैसे पहले व्यापार चला था उससे अच्छा व्यापार चल रहा है इस समय। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे शिक्षा लाइन हो, या आज बिजली हमारी देख लीजिए 24 घंटे हम लोगों को मिल रही है। और जहाँ आपने कहा कि जैसे अब हमारी ये देवा महादेवा की पावन धरती है बाराबंकी हमारी, अब देख लीजिए कम से कम हमको लग रहा है यहाँ पर मोदी जी योगी जी ने 40,000 करोड़ रुपए इसी ये बाईपास हमारा जो कुर्सी से निकल रहा है, ये किसान पथ जो है पूरा यूपी जोड़ दिया है। कनेक्टिविटी करती बिल्कुल। ठीक है, आप ये बताइए, जिस तरीके से, चूंकि आप पसमानदा समाज से आते हैं और पसमानदा समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो जिस तरीके से एक इस समय राजनीति में पोलराइजेशन की भी बातें हो रही हैं, कई जगह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, आप बताइए कि एज अल्पसंख्यक आपको किसकी गारंटी चाहिए, मोदी की गारंटी या राहुल गांधी की गारंटी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जो गत वर्ष बीते वर्ष सरकारें रहीं, चाहे वो 2007 की हो, चाहे वो 12 की हो, चाहे वो 17 की हो, चाहे वो 22 की हो, ये सारी सरकारें आज तक किसी भी अल्पसंख्यक के मुद्दे पे कोई काम नहीं किया इन्होंने, और न करने के मूड में लगती हैं। क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो सबको पासमानदा की याद आती है, पिछड़े मुसलमानों की याद आती है, दलितों की याद आती है, किसानों की याद आती है, बेरोज़गारों की याद आती है। तो ये जो सरकारें हैं जो आज तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं, जिन सरकारों को, इन सरकारों ने अगर वो चाहते तो इस बाराबंकी जैसे ज़िले को आज मिनी पंजाब बना देते। जो अवध की उपजाऊ भूमि जिसको कहा जाता है, वो सबसे बड़ा बाराबंकी के अंदर आप ये जान सकते हैं कि यहाँ सियाचीन की खेती होती है, पता विदेशों में होती थी। यहाँ आप स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, लाखों लाख टन स्ट्रॉबेरी इस बाराबंकी से जाती है। आप सोचिए कि हमारे और आपके बच्चे विदेशों में स्ट्रॉबेरी की फ़ोटो देखा करते थे कभी, आज पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्ट्रॉबेरी देने का काम ये बाराबंकी कर रहा है। तो मैं सरकार से एक अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ के किसान जो हैं, इन किसानों की समस्याओं को सुना जाए, यहाँ भंडारण की व्यवस्था की जाए ढंग की, क्योंकि यहाँ भंडारण की व्यवस्था नहीं है ढंग की। और उसके बाद किसानों की जो एमएसपी है या उनका मूल्य है या उनका दर है, तो उस दर को बराबर फ्लैक्चुएट किया जाए। फ्लैक्चुएट से इन द सेंस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कभी मज़दूर मज़दूरी के लिए जाता है या आप कभी किसी अड्डे पे मज़दूर को लेने जाते हैं, तो सेम उनकी मज़दूरी नहीं रहती हर दिन, उनकी मज़दूरी में बदलाव होता रहता है। कभी वो 400 मज़दूरी लेते हैं, कभी 600 मज़दूरी लेते हैं और कभी 800 मज़दूरी लेते हैं। इसी प्रकार किसान भी मौसम की मार झेलता है, तो किसान को भी उसके अनुरूप, मौसम के अनुरूप उनका दाम देना चाहिए सरकार को। लेकिन ये तो मंचों से जो है सरकार के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, चूंकि उन्हीं की सरकार है, तो मंचों से खुलेआम कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी की है, तो फिर बाराबंकी कैसे अछूता रह गया, यहाँ पे किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया? देखिए, बाराबंकी जो हमारा बाराबंकी है, ये कृषि प्रधान जिला है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, लोग कहते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, उधर चले जाइए, वहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है। लेकिन हमारे बाराबंकी की भूमि कितनी उपजाऊ है, आप यहाँ सर्वे करा के देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सरकारें मंचों से बड़े बड़े दावे करती हैं, बिल्कुल सही है। मैं सरकार के दावों को जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहता हूँ। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन जो किसानों की मूल समस्याएं हैं उन पे सरकार जो है फोकस नहीं कर रही है। मूल समस्याओं पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बताइए, आप बाराबंकी के रहने वाले हैं, बाराबंकी की कौन सी ऐसी समस्या है जो सालों से चली आ रही है, हमेशा राजनीति के केंद्र में तो रहती है, चुनाव जब आता है तो मुद्दा उठता है, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया? सर, लगभग तो चुनाव जब जितने भी मुद्दे हैं वो लगभग मोदी जी द्वारा और क्या नाम है उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा पूरा कर दिए गए हैं। सभी मुद्दे पूरे कर दिए गए, कुछ नहीं बचा? लगभग हाँ। और जहाँ तक बात रोजगार की रही है, तो रोजगार में जो जब सबसे निचला तबका था, जो गरीब वर्ग था, उसने भी क्या नाम है पहले की सरकारें होती थी तो उसमें क्या नाम है इधर उधर चल जाता था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकदम फ्री ऑफ कास्ट, किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं हुआ है। और एकदम निचला तबका भी हाई, हम देख रहे हैं हमारे कई एक साथी जो
बहुत गरीब घर से आते थे, वो लोग भी एकदम क्या नाम है बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हैं। चूंकि राजनीतिक बातें हो रही हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये बातें ज़्यादा हों तो बोझिल सी होती हैं, तो हमारे साथ शायर भी हैं जो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए जो राजनीतिक नब्ज़ है उसको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। आज के समय में जो जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य है उस पर आपका शेर क्या कहता है? और देखिए आजकल के जो हालात हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं टैग किया जाता है, तो जो लोग टारगेट करते हैं उनको चार मिसरे ज़रूर सुनाना चाहूँगा। परिचय अपना मेरा नाम फैज़ कुमार बाराबंकी है, मैं इसी बाराबंकी का हूँ और ये हमारे बाराबंकी की जो ज़मीन है कौमी एकता के लिए पहचानी जाती है, मोहब्बत के लिए पहचानी जाती है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो आपसी भाईचारा है वो कायम रहता है। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। करीब आओ बताएं हम मोहब्बत किसको कहते हैं। और ये ऊंचे ऊंचे महलों के मकी कैसे बताएंगे, किसी मुफलिस से तुम पूछो ज़रूरत किसको कहते हैं। ज़रूरत आज हमारे पास जो है एक जो आम नागरिक है उसके लिए ज़रूरत है, हमें उसका जो बेस है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं से दबा हुआ है। तो बस जो भी सरकार आए उससे यही उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा काम करे और बस हिंदुस्तान एक अच्छे से अच्छा चले, बस हमारा मुल्क इसी तरह से खुशहाल रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से वापस आते हैं, राजनीतिक चर्चा के बीच में शामिल होते हैं। आप बताइए बाराबंकी, खास तौर से बाराबंकी, चूँकि हम लोग आज बाराबंकी की बात करेंगे, बाकी अलग अलग जगहों पे हम घूम रहे हैं, वहाँ की अलग अलग समस्याएं हैं उससे वाकिफ़ हो रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। बाराबंकी में आपको क्या लगता है कि सरकार को जो करना चाहिए था, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अभी बाकी रह गया? देखिए, सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? सच ही बोलिए। कुछ सफ़ेद सच भी होता है, कुछ सफ़ेद झूठ भी होता है। नहीं, सच एकदम अभी तक क्लियर जो हो। अभी तक तो जो हमारे सब साथी हैं, कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, जो इसने बोला सब सफ़ेद झूठ बोला। आज उनको नहीं मालूम है कि देश पे कर्जा कितना हो गया है। 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 205 करोड़ हो गया है। किसी को मालूम है प्रतिपत्ति कितना कर्जा है और बाजार की हालत क्या है? क्या किया है सरकार ने? आप बताइए, व्यापारियों को छलने के अलावा क्या काम किया है बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। अरे बिजली दे रहे हो, बिजली पैसा ले रहे हो ना। आप उसको नहीं देखते हो कि जो खेत में रात में किसान खुली छत पे गर्मी में और जाड़े में बेचारा साड़ा हाँकता है, आप उसको नहीं देख रहे हो। उसको ही देखना चाहिए ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैंने आपसे कहा ना सफ़ेद झूठ सच। तो सफ़ेद सच तो यही है कि जो है, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो, बुरी तरह परेशान है। और इतना परेशान है कि आप तो न्यूज़ चैनल पे हैं, आपको मालूम होगा अच्छी तरह से कि इधर कितने लोगों ने, कितने व्यापारियों ने और कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, सब परिवार। लेकिन सरकार तो कह रही है कि छोटे व्यापारी हो, स्टार्टअप हम दे रहे हैं, बैंकों से मुद्रा लोन और तमाम तरह की योजनाएं दी जा रही है, ऋण दिया जा रहा है। और आप मैं बता रहा हूँ आपको, जितना भी कर्जा दिया जा रहा है पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपये के नाम पे, सब लोगों ने कोरोना काल में खा लिया, खर्चा कर लिया। आज भी लोग अपनी पूंजी खा रहे हैं। असलियत ये है, सफ़ेद सच ये है। और मैं बताऊं आपको, ये मीडियम क्लास व्यापारी के साथ इस सरकार ने सौतेलापन व्यवहार किया है। बड़े व्यापारी, कॉर्पोरेट व्यापारियों को 15,000 करोड़ 50,000 करोड़ कर्जा माफ़ कर दिया। यहाँ पे आदमी का 10 लाख रुपये कर्जा है तो उसका घर बेच के जो है कर्जा वसूल किया जाता है। ये कौन सा व्यवहार है? व्यापारी वो भी हैं, व्यापारी यहाँ भी मीडियम क्लास भी हैं, तो क्यों सौतेलापन? मतलब ये तो एक माँ हो गई, एक बच्चे को दूध पिलाए, एक बच्चे को दूध न पिलाए, ये तो गलत बात है। अब आप खुद बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये सही है? आप बताइए, ये सौतेलापन सही है? अगर उनका 50 करोड़ माफ कर सकते हैं तो यहाँ 10 लाख नहीं माफ कर सकते हैं क्या? आपको व्यापारी को क्या किया गया? नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में बेचारा परेशान रहा, ठीक। उसके बाद फिर वो झेलता रहा, लाइन में झेलता रहा, चलता। कुछ कदम उसने उठाया आगे, चलिए व्यापार को बढ़ाते हैं। जीएसटी आ गई। अब जीएसटी में आदमी उलझा रहा कि मुंशी को रखें कि वकील करें, कोई वकील इतना पैसा मांग रहा है, कोई मुंशी इतना पैसा मांग रहा है, उसमें गुजरता रहा, ठीक। उसके बाद आपने जो है वो, चलिए वो तो आपातकाल है, वो कभी भी कहीं किसी देश में आ सकता है। कोरोना आ गया। कोरोना में हर व्यापारी ने बढ़ चढ़ के अपने घर से राशन निकाल के इस सरकार में मदद की, वो चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, और चाहे जिस कौम का हो। जो लोग थे जो बस्तियों में मदद की, हाईवे पे जाके मदद की, और चाहे वो दवा से हो, चाहे अनाज से हो, चाहे जिस चीज़ हो। तो क्या इस सरकार को व्यापारी के ऊपर दया नहीं आती है कि उनको समझना चाहिए कि आज व्यापारी किस हालत में है? खाली वोट मांगना है।
यही व्यापारी है मिडिल क्लास जिसने आज इस सरकार को बनाया हुआ है, और यही व्यापारी इस सरकार को बनाएगा। कैमरा पर्सन नूर आलम अंसारी के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, बाराबंकी।